सॉरी स्टूडेंट्स, आपने 3 क्रॉप पूछ की है सीरियल क्रॉप की। और पहले हुई थी चावल, उसके बाद करवा दिया मक्का, मक्का के बाद कल अपना पार्ट पूरा हो गया था शोरगम का। आज अपने चर्चा करेंगे नई सीरियल क्रॉप के ऊपर। वो कौन सी रहेगी? वो रहेगी अपनी गेहूं यानी वीट। वो अपना पार्ट रहेगा, नया पार्ट यानी चौथी सीरियल क्रॉप कौन सी है? गेहूं। पहली कौन सी थी? पहली करवाई थी चावल, चावल के बाद दूसरा पार्ट करवाया था उसका वो था मक्का, मक्का के बाद तीसरा करवाया है वो करवाया था ज्वार। आज अपनी चर्चा किसके ऊपर करेंगे? आज अपनी चर्चा करेंगे गेहूं के ऊपर। यानी 3 क्रॉप सीरियल क्रॉप हो चुकी है, चौथी कौन सी रहती है? गेहूं रहती है। गेहूं के अंदर आज अपना चर्चा करेंगे उसके ऊपर कि इसका बोटनिकल नाम क्या होता है, यानी वानस्पतिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम रहता है, ट्रिटिकम एस्टिवम। उसके बाद अगर इसकी क्रोमोसोम संख्या कितनी रहती है? 42 रहती है। अलग अलग मिलेगी क्योंकि भारत के अंदर बहुत सी प्रजातियां हैं, प्रत्येक प्रजाति की अपनी चर्चा करेंगे इसके ऊपर। क्रोमोसोम संख्या 42। अगर इसकी फैमिली यानी कुल इसका पूछा जाए, यानी इसकी फैमिली कौन सी है, तो इसकी फैमिली रहती है ग्रेमिनी, ग्रेमिनी या पोएसी, ग्रेमिनी या पोएसी। अब आ जाइए इसकी उत्पत्ति स्थान कौन सा है? उत्पत्ति स्थान अलग अलग वैज्ञानिकों की अलग अलग राय, लेकिन इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है दक्षिणी पश्चिम एशिया, दक्षिणी पश्चिमी एशिया। ये रहता है इसका उत्पत्ति स्थान। दक्षिणी पश्चिमी एशिया गेहूं का उत्पत्ति स्थान रहता है। तो अपने चर्चा बॉटनिकल नाम हो गया, क्रोमोसोम संख्या, फैमिली और इसकी उत्पत्ति हो चुकी है। अगर विश्व के अंदर पूछा जाए तो सर्वाधिक पहला स्थान किसका? विश्व के अंदर गेहूं का रहता है खाने के लिए, और चावल का रहता है, भारत के अंदर रहता है चावल का। और अगर क्षेत्रफल व उत्पादन के अंदर अगर राजस्थान के अंदर भी पूछा जाए तो भी गेहूं का आता है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन हमेशा आता ही है, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत भी नहीं है। उसके बाद अपने नेक्स्ट करेंगे आहार मूल्य, आहार मूल्य या इसे महत्व भी कह सकते हैं, महत्व कह सकते हैं। आहार मूल्य व महत्व, तो यानी क्या क्या रहता है आहार मूल्य और महत्व के अंदर, तो अपने इस पे चर्चा करेंगे। पहला रहता है गेहूं को क्या कहा जाता है? गेहूं को अनाजों का राजा कहा जाता है, अनाजों का राजा कहा जाता है, राजा कहा जाता है। पहले क्रॉप के अंदर मैंने बता दिया कि गेहूं अनाजों का राजा गेहूं होता है। रानी किसको कहा जाता है? मक्का को कहा जाता है, रानी मक्का को कहा जाता है। लेकिन मैंने एक क्वेश्चन पिछली क्लास में बताया था, सोरगम का पार्ट पहला किया था, उसमें कहा था कि मोटे अनाजों का राजा, मोटे अनाजों का राजा, मोटे अनाजों का राजा किसे कहा जाता है? मोटे अनाजों का राजा कहा जाता है ज्वार को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शोरगम भी कह सकते हो ऐसे, शोरगम या ज्वार को कहा जाता है। उसके बाद आता है गेहूं का, अनाजों का राजा हो चुका है गेहूं के अंदर। अगर ये और रानी पूछे तो मक्का को कहा जाता है, मक्का को जादुई फसल के नाम से भी जाना जाता है। मोटे अनाजों का राजा पूछे तो किसे कहा जाता है? शोरगम को कहा जाता है। उसके बाद बात करेंगे कि गेहूं के फल पर, गेहूं का पुष्पक्रम, गेहूं का पुष्पक्रम क्या कहलाता है? गेहूं का पुष्पक्रम कहलाता है स्पाइक। गेहूं का पुष्पक्रम क्या कहलाता है? स्पाइक कहलाता है। उसके बाद अगर इसकी फल प्रकार की, यानी गेहूं के फल प्रकार,
यानी इसका फल प्रकार क्या कहलाता है? तो इसका फल प्रकार कहलाता है कैरियोप्सिस कहा जाता है। कैरियोप्सिस कहा जाता है। यानी पुष्पक्रम सफाई कहा जाता है, जौ के पुष्पक्रम को भी सफाई कहते थे, और चावल के पुष्पक्रम को पेनिकल कहा जाता था। लेकिन गेहूं के फल प्रकार कैरियो, क्योंकि लगभग जो ग्रेमिनी कुल या पोएसी के उसका फल प्रकार लगभग कैरियोप्सिस ही होता है। उसके बाद अपन चर्चा करेंगे कि गेहूं की प्रोटीन, यानी गेहूं की प्रोटीन को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है गेहूं की प्रोटीन को? तो गेहूं की प्रोटीन को जाना जाता है ग्लूटीन के नाम से जाना जाता है। ग्लूटीन के बारे में बताता हूं कि बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती है, लेकिन गेहूं की प्रोटीन ग्लूटीन कहलाती है, जो बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रभाव। अगर जो अपने चावल पड़ा था उसकी प्रोटीन को क्या कहा जाता है? उसकी प्रोटीन ओराइसिन कहलाती है। लेकिन एक अपने क्रॉप और आएगी, इसके अंदर सीरियल क्रॉप में जौ आएगी, अगर उसकी प्रोटीन जो आएगी, जौ के अंदर भी ग्लूटीन नामक प्रोटीन नहीं पाई जाती, तभी वह पचने के लिए आसान रहता है। अब बात करेंगे, गेहूं की प्रोटीन हो चुकी है, किस नाम से जाना जाता है? ग्लूटीन के नाम से जाना जाता है। तो उसके बाद अपने चर्चा करेंगे कि गेहूं का बोनापन जीन कौन सा है? गेहूं का बोनापन जीन या बोनी प्रजाति कौन सी है? तो बोनापन जीन रहता है गेहूं का नोरिन-10 रहता है। नोरिन-10 कौन सा रहता है? नोरिन-10 रहता है। अब अपने पूछे जाए कि नोरिन-10 किसने विकसित किया? तो एनी बोरलॉन्ग ने विकसित किया था। किसने किया था? एनी बोरलॉन्ग ने किया था। एनी बोरलॉन्ग ने इसको विकसित किया, क्योंकि जब हरित क्रांति आई थी तब विकसित किया गया। लगभग हरित क्रांति 1966 में आई थी। उसके अंदर अगर इसे पूछा जाए कि किन दो प्रजातियों को मिलाकर विकसित किया गया है नोरिन-10 को, तो इसके अंदर अगर पूछा जाए संकरण किसका है, तो इसके अंदर लर्मा रोजो इंटू सोनारा 64 इन दोनों के संकरण से नोरिन-10 को विकसित किया गया। अगर पूछी जाए कि कौन इन दोनों प्रजातियों में कौन सी सिंगल जीन वाली है, कौन सी डबल जीन वाली है, तो इसके अंदर ये रहता है कि जो लर्मा रोजो है ये रहती है एकल या सिंगल जीन, कह सकते हो सिंगल जीन हो गया। अगर सोनारा 64 पूछी जाती है तो ये रहती है डबल जीन की प्रजाति, डबल जीन। इन दोनों के संकरण से नोरिन-10 विकसित किया। किसने किया? एनी बोरलॉन्ग नामक, जो कि हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं विश्व के अंदर। और भारत के अंदर पूछा जाए तो एम एस स्वामीनाथन माना जाता है। उसके बाद जीन हो गया, बोनापन जीन कौन सा है? नोरिन-10 रहता है। तो अब अपने बात करेंगे कि गेहूं का उपयोग परीक्षण भार क्या होता है, गेहूं के छिलके का वजन, छिलका का अनुपात क्या होता है। तो उसके अंदर बात करेंगे अपने गेहूं का छिलका यानी उसके भूसे की बात करेंगे, कितना अनुपात रहता है। तो इसके अंदर गेहूं व भूसे का अनुपात क्या रहता है? तो इसके अंदर अनुपात रहता है 1:1.5 रहता है। ये बहुत बार पूछा जाता है, 1:1.5 रहता है। चावल के अंदर कितना रहा था? 2:1 रहता है। और उसके बाद अपने बात की थी गेहूं के ऊपर 1:। अगर गेहूं के अंदर बोनीपन यानी ये तो रहता है सामान्य किस्मों का रहता है अनुपात, छिलके का अनुपात और गेहूं के, अगर इसमें बोनी प्रजातियों का पूछा जाए कि बोनी प्रजाति के अंदर बोनी प्रजातियों में ये कितना अनुपात रहता है, तो ये अनुपात रहता है 1:1.25 रहता है। ये अनुपात गेहूं छिलके या भूसे का अनुपात रहता है। सामान्य प्रजातियों का पूछा जाए तो 1:1.5 और बोनी प्रजाति का पूछा जाए तो 1:1.25 रहता है। उसके बाद बात करेंगे अपने गेहूं में कि गेहूं का उपयोग यानी कहाँ कहाँ किया जाता है। जिस प्रकार गेहूं के आटा बनाने के आटा पीसकर किस किस में किया जाता है?
अपने डबल रोटी भी बना सकते हैं। डबल रोटी के अलावा बिस्कुट भी बनाया जा सकता है। बिस्कुट के अलावा सेवी भी बनाई जा सकती है। सेवी और सूजी भी बनाई जा सकती है, और काफी उपयोग है जो खाने में भी उपयोग में लाया जाता है। अब अपने इसमें बात करेंगे गेहूं के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कितनी रहती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा गेहूं के अंदर रहती है 62 से 72.6% मात्रा पाई जाती है कार्बोहाइड्रेट्स की। अब बात करेंगे प्रोटीन की। अगर गेहूं में प्रोटीन पूछा जाए कि प्रोटीन कौन सा रहता है, तो गेहूं के प्रोटीन मैंने पहले बता दिया कि प्रोटीन को किस नाम से, ग्लूटीन के नाम से जाना जाता है। तो प्रोटीन की मात्रा रहती है इसके अंदर 8 से 15% रहती है। बहुत सी बुक में आपको अलग अलग डिफरेंट मिलेगा ये, लेकिन मात्रा निर्धारित एनसीईआरटी के अंदर ये ही निर्धारित की गई है। उसके बाद अगर अपने बात करेंगे गेहूं के अंदर, यानी राजस्थान के अंदर ऐसे कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जहां इसकी खेती की जाती है, तो अपने इस पे चर्चा करेंगे कि कौन कौन से राजस्थान के अंदर ऐसे जिले आए हैं जहां इसकी खेती की जाती है। राजस्थान के अंदर, राजस्थान में खेती करने वाले जिले कौन कौन से हैं, तो खेती करने वाले जिले पहला कौन सा रहता है, पहला जिला आता है गंगानगर। गंगानगर, गंगानगर के बाद आता है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के बाद जयपुर आता है। जयपुर, जयपुर के बाद कोटा आता है। कोटा के बाद अलवर आता है। अलवर, भरतपुर, भरतपुर के बाद आता है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद आता है सवाई माधोपुर। माधोपुर, ये आदि डिस्ट्रिक्ट हैं जहां गेहूं की खेती की जाती है। अब क्वेश्चन क्या रहता है कि भारत के अंदर भारत में कौन सी गेहूं उगाई जाती है, कौन सी उगाई जाती है, तो भारत के अंदर मैक्सिकन सेमी डवार्फ, मैक्सिकन, भारत में उगाई कौन सी जाती है गेहूं, मैक्सिकन सेमी डवार्फ प्रजातियां उगाई जाती है। तो कौन सी उगाई जाती है, मैक्सिकन सेमी डवार्फ। आप ये नोट करके भी लिख सकते हो कि विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन सा था, तो विश्व में हरित क्रांति का जनक पूछा जाए तो जनक रहता है एनई बोरलॉन्ग रहता है विश्व के अंदर। अगर भारत के अंदर पूछा जाए तो भारत के अंदर कौन सा रहता है हरित क्रांति का जनक, MS स्वामीनाथन रहता है। स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति का। तो सीधा ही क्वेश्चन यहां से पुट आउट होता है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो खदानें फसल उत्पादन से है। चर्चा करेंगे जलवायु के ऊपर। अब रहता है जलवायु, यानी गेहूं के अंदर जलवायु किस प्रकार की उपयुक्त मानी जाती है, तो गेहूं के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु शीतोष्ण जलवायु मानी जाती है। कौन सी, शीतोष्ण जलवायु उपयुक्त मानी जाती है। अगर इसके अंदर टेम्परेचर की बात की कौन कौन सा तापमान, तो तापमान 3 प्रकार के होते हैं। एक तापमान न्यूनतम मिलेगा, इष्टतम मिलेगा, अधिकतम मिलेगा। तो इन तीनों तापमान को किस नाम से जाना जाता है, इन तीनों तापमान को जाना जाता है बुनियादी तापमान भी कहा जाता है। यानी इसका न्यूनतम टेम्परेचर, न्यूनतम तापमान रहता है तो वो रहता है 3.5 से 5.5 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। और इष्टतम तापमान पूछा जाए तो वो रहता है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान। अगर अधिकतम तापमान पूछा जाए तो अधिकतम तापमान रहता है, तो वो रहता है अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त माना जाता है। अब न्यूनतम हो गया, न्यूनतम प्लस इष्टतम प्लस अधिकतम तापमान को
किस नाम से जाना जाता है? तो इन तीनों तापमान को बुनियादी तापमान भी कहा जाता है। कौन सा तापमान है? बुनियादी। बुनियादी तापमान कहा जाता है। अगर पूछा जाए इसके अंदर कि फसल पकाव के लिए, यानी फसल बढ़ रही है तो इसके लिए बढ़ा या वृद्धि भी कह सकते हो, तो इसके लिए टेम्परेचर पूछा जाता है तो वो रहता है 14 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त माना जाता है। वृद्धि और बढ़ाव के लिए अगर आपसे पूछा जाए वृद्धि व बढ़ाव, इसके लिए अगर आपेक्षिक आर्द्रता पूछी जाए तो कितनी रहती है? तो वो आर्द्रता रहती है 50 से 60% आर्द्रता उपयुक्त मानी जाती है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर वादों को एक बार लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें।